हेलो फ्रेंड्स, KSR करण सिंह राठौड़ के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आप टैक्सेशन के अंदर एक्सपर्ट होना चाहते हैं, टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, या फिर अगर आप एक अकाउंटेंट हैं और आप किसी पर्सन का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना होगा। गवर्नमेंट आपसे आपकी इनकम पर टैक्स कलेक्ट करती है, उसे इनकम टैक्स कहते हैं। साल में एक बार आपको एक ITR फॉर्म में गवर्नमेंट को आपकी इनकम, एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट और टैक्स लाइबिलिटी की इन्फॉर्मेशन देनी होती है, उसे इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं। अपनी इनकम की सही जानकारी देना और समय पर टैक्स भरना हर किसी की जिम्मेदारी बनती है। कई लोग जिन्हें इनकम टैक्स का पूरा नॉलेज नहीं होता है, फिर भी वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। इनके नॉलेज नहीं होने की वजह से कुछ गलतियां हो जाती है और उन गलतियों की वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाद में नोटिस सेंड करता है और हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के धक्के खाने होते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं कुल 17 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय ध्यान रखनी है। अगर आप ये 17 बातें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय ध्यान रखेंगे तो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और न ही आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आएगा। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा तो आपको बहुत आसान हो जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। नंबर 1, राइट ITR फॉर्म चूज अकॉर्डिंग टू इनकम। हमेशा अपनी इनकम के अनुसार फॉर्म भरें। इनकम के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम टैक्स रिटर्न अलग अलग इनकम के हिसाब से अलग अलग रिटर्न होते हैं। जैसे अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और आपकी एनुअल इनकम सैलरी, वन हाउस, कोई अदर सोर्सेज से मिलाकर अगर वो इनकम 50 लाख रुपीज़ से बिलो है तो आपको ITR 1 फाइल करना होता है। इसी तरह से डिफरेंट इनकम पर डिफरेंट ITR फॉर्म होते हैं, जैसे ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5 और ITR 6 और ITR 7। ये सभी रिटर्न अलग अलग इनकम के हिसाब से फाइल होते हैं। तो हमें पहले ये देखना होता है कि हमारी इनकम कैसे हो रही है और हमें उस इनकम के आधार पर हमें कौन सा रिटर्न फाइल करना होता है। इनकम टैक्स के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। अगर हमने सेम इनकम पर प्रीवियस ईयर कौन सा रिटर्न फाइल किया था, अगर वही रिटर्न इस साल भी फाइल करना है या नहीं करना है, ये एक बार पहले चेक कर लें, क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर चेंजेस होते रहते हैं। तो सबसे पहले इनकम टैक्स फाइल करने से पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि हमें अपनी इनकम पर कौन सा ITR फॉर्म फाइल करना है। तो नंबर 1 पॉइंट था राइट ITR फॉर्म चूज अकॉर्डिंग टू इनकम। नंबर 2, ऑल बैंक अकाउंट्स डिटेल्स। जब भी हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उस समय हमें एक अकाउंट्स प्रोवाइड करना कंपलसरी होता है। जब हमारा कोई इनकम टैक्स रिफंड होता है तो वो रिफंड आपके उस अकाउंट्स में आता है, लेकिन असेसमेंट ईयर 15-16 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी टैक्स होल्डर के लिए यह जरूरी बना दिया है कि अगर आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उन सभी की डिटेल्स आपको रिटर्न के अंदर शो करनी होती है। अगर आपके 2 सेविंग अकाउंट्स और 1 करंट अकाउंट्स हैं तो आपको तीनों अकाउंट्स की डिटेल इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करनी होगी, क्योंकि उन अकाउंट्स के अंदर आपका पैन व आधार कार्ड लिंक होता है, जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता होता है कि आपके कितने अकाउंट्स हैं और उसमें क्या क्या ट्रांजैक्शन होते हैं। तो इसलिए आपको इनकम टैक्स के अंदर आपकी सभी बैंक अकाउंट्स की डिटेल देनी है। जो अकाउंट्स की डिटेल आप देते हैं उसमें से एक अकाउंट आपको इनकम टैक्स रिफंड के लिए चूज़ करना होता है। तो हमेशा ये सावधानी रखें कि जब भी आप वो अकाउंट चूज़ करें तो उसके लिए उसका अकाउंट नंबर और उसका IFSC कोड बहुत ध्यान से चेक कर लें। पॉइंट नंबर 3, पर्सनल इन्फॉर्मेशंस। जब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो सबसे पहले हमें हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जैसे नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल ID, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ। ये सभी डिटेल्स आपके पैन कार्ड से मैच होनी चाहिए। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन देने से पहले बहुत ही सावधानी रखें। अगर आप अपने क्लाइंट्स का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उस समय फ़ोन नंबर और ईमेल ID क्लाइंट्स का ही देवें,
क्योंकि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस आता है तो सीधा उन तक पहुंच सके। अगर कोई चेंजेस हुए हैं तो आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज वाला पुटअप करें। पॉइंट नंबर 4, राइट इनकम डिटेल्स गिवन इन रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने सभी इनकम की सही जानकारी दें। आईटीआर फाइल करते समय करेक्ट इनकम बताएं। जैसे आपको किसी इंटरेस्ट से इनकम हो रही है, प्रॉपर्टी रेंट से इनकम हो रही है या किसी अन्य कारोबार के जरिए आप कमा रहे हैं, तो हर चीज़ की जानकारी दें। साथ ही सेक्शन 80C से होने वाले बेनिफिट्स जैसे पीपीएफ, होम लोन, इंश्योरेंस जैसे इन्वेस्टमेंट का भी आप रिटर्न के अंदर जिक्र करें। तो पॉइंट नंबर 4, राइट इनकम डिटेल्स गिवन इन रिटर्न। पॉइंट नंबर 5, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट। हमें हमारी मेन इनकम के साथ साथ हमें अदर्स इनकम को भी शो करना होता है। अदर्स इनकम मीन्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट्स, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम एफडी या इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर्स पर्सन। अगर आपके सेविंग अकाउंट्स के अंदर कुछ बैलेंस होता है, उस पर आपको बैंक इंटरेस्ट पे करती है, वो क्वार्टरली होता है। अगर आपके 3, 2 या जितने भी सेविंग अकाउंट्स हैं, उन सभी सेविंग अकाउंट्स के इंटरेस्ट को मिलाकर अगर आपकी वो वैल्यू 10,000 से ज़्यादा होती है तो आपको 10,000 तक सेक्शन 80 TTA के तहत डिडक्शन मिल जाता है। लेकिन 10,000 से ऊपर की इनकम पर आपको आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स पे करना होता है। अगर आपने बैंक के अंदर एफडी करवाई है और वो एफडी की मैच्योरिटी चाहे 2 साल हो, 4 साल हो या 5 साल हो, वो मैच्योरिटी आपके 5 साल होगी, लेकिन इंटरेस्ट की इनकम को आपको एक्यूरल बेस पर रिकॉर्ड करना होगा। मीन्स एक्यूरल बेसिस का मतलब चाहे आपको कैश मिला है या नहीं मिला है, लेकिन फिर भी आपकी इनकम को आपको रिटर्न के अंदर शो करना होता है। तो एफडी के ऊपर मिले हुए इंटरेस्ट को आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर शो करना है। तो ये कैसे पता लगाए कि हमें कितना इंटरेस्ट मिला है? इसके लिए आपको बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मंगवाना होता है। उस इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में आपको ये दिखाता है कि आपको इस साल इतना इंटरेस्ट एक्रू हुआ है। अगर आपकी मैच्योरिटी 5 इयर्स की है तो आपको एवरी ईयर्स आपका इंटरेस्ट शो होता है कि इस साल आपको इतना इंटरेस्ट मिला, दूसरे साल आपको इतना इंटरेस्ट मिला, और उन सभी इंटरेस्ट को मिलाकर आपको आफ्टर 5 इयर्स मिलता है। तो एवरी ईयर आपके एक्रूअल इंटरेस्ट को आपको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करना होता है। एफडी या आरडी पर मिले हुए इंटरेस्ट पर आपको पूरा टैक्स पे करना होता है। तो ध्यान रखें, आपको आपकी सभी इंटरेस्ट इनकम को इनकम टैक्स के अंदर शो करना होगा। पॉइंट नंबर 6, टीडीएस मैच विथ फॉर्म 26A। किसी कंपनी या अदर्स पर्सन ने आपकी इनकम पर टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है, वो टीडीएस आपके पेन के बिहाफ पर गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया है या नहीं किया है, ये डिटेल्स आपको फॉर्म 26A से पता चल जाती है। फॉर्म 26A क्या होता है, उसे इनकम टैक्स के साइट से कैसे डाउनलोड करें, उसका वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर रहा हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसलिए रिटर्न फाइल करने से पहले आपको फॉर्म 26A चेक करना होगा। फॉर्म 26A चेक करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी किसी गलत इनकम पर टैक्स डिडक्ट हुआ है और आपके 26A में शो हो रहा है, मीन्स वो इनकम आपकी नहीं थी फिर भी टैक्स डिडक्ट हुआ है, तो इस सिचुएशन में आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी दे देवे। क्योंकि अगर आपके 26A के अंदर टीडीएस दिख रहा है, इसका मतलब वो आपकी इनकम मानी जाएगी और उस इनकम पर आपको टैक्स पे करना होगा। कभी कभी हमें ये नहीं मालूम होता है कि हमारा किसी ने टीडीएस डिडक्ट किया है और हमारे पेन के बिहाफ पर डिपॉजिट कराया हुआ है। जैसे अगर आपने बैंक में एफडी करवाई है और उस एफडी पर ईयरली 10,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट हो रहा है, तो बैंक उस इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करता है और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है, जो हमें फॉर्म 26A में शो होता है।
तो अगर आपको इंटरेस्ट का TDS 26H के अंदर शो हो रहा है तो आपको उस इंटरेस्ट की इनकम को भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर शो कराना होगा। इनकम ऑलवेज ग्रॉस वैल्यू पे शो होती है। जैसे अगर आपकी इनकम 10,000 है और TDS 10% डिडक्ट हुआ मतलब 1,000, तो 10,000 माइनस 1,000 इज इक्वल टू 9,000 नेट इनकम है। लेकिन आपको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर 10,000 की इनकम शो करनी होगी। अगर आपकी इनकम पर टैक्स पेबल नहीं है तो वो TDS आपको रिफंड मिल जाएगा। इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले 26A फॉर्म को ध्यान से चेक कर लेवे और उस फॉर्म के अंदर जितने भी TDS डिडक्ट हुए हैं उसकी इनकम को आप इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करें। पॉइंट नंबर 7, GST रिटर्न सेल्स मैच विथ इनकम टैक्स सेल्स। टैक्स इवेजन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और GST डिपार्टमेंट को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। GST से पहले ऐसा नहीं था। आपकी GST की सभी इंफॉर्मेशन GST डिपार्टमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। अगर आप ऐसे क्लाइंट्स का रिटर्न फाइल कर रहे हैं जिसका बिजनेस GST के अंदर रजिस्टर्ड है तो आपको ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। बिजनेस ITR में प्रॉफिट एंड लॉस की डिटेल्स देनी होती है। उसमें टोटल सेल्स और टोटल परचेस का अमाउंट देता होता है। वह अमाउंट आपके GST रिटर्न के साथ मैच होना चाहिए। मीन्स जो अमाउंट आपने GST रिटर्न करते टाइम आपने सेल्स अमाउंट और परचेज अमाउंट रखा होगा वही अमाउंट जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उस समय सेल्स वैल्यू और परचेज वैल्यू वही रखनी है जो आपने GST में रखी होगी। जिस तरह GSTR 3B की सेल्स वैल्यू व GSTR 1 की सेल्स वैल्यू दोनों मैच होते हैं उसी प्रकार GST व इनकम टैक्स भी दोनों मैच होने चाहिए। अगर इन दोनों में कुछ भी मिसमैच है तो आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। अगर आप बिजनेस का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो केस में किसी पार्टी को 10,000 से ज़्यादा का पेमेंट एक दिन में न तो करना है न लेना है और ईयरली 2 लाख से ज़्यादा का पेमेंट आप कैश में एक पार्टी को नहीं कर सकते। अगर आपने किसी पर्सन से कैश में अनसिक्योर्ड लोन लिया हुआ है तो उसकी वैल्यू 20,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपने किसी पर्सन से अनसिक्योर्ड लोन डिजिटल मोड में जैसे चेक, RTGS, NEFT या IMPS के थ्रू लिया हुआ है तो उस पर्सन का पैन कार्ड देना होगा। अगर आपकी फॉर्म में एसेट्स है तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग WDV मेथड से आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा और उस डेप्रिसिएशन की अमाउंट को आपको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर दिखाना होगा। अगर एसेट्स आपने मोर देन 180 डेज से यूज़ करी हुई है तो आपको हाफ रेट से डेप्रिसिएशन काउंट करना होगा। अगर आप इंडिविजुअल पर्सन के बिजनेस का ITR फाइल कर रहे हैं तो उस पर्सनल के पर्सनल एक्सपेंसेस और पर्सनल इनकम को कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करना होगा। वह बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में कवर नहीं होंगे। तो अगर आप बिजनेस का ITR फाइल कर रहे हैं तो आप पर्सन और बिजनेस दोनों को सेपरेट एंटिटी मानेंगे। जो उसके पर्सनल एक्सपेंसेस और पर्सनल इनकम से उनको आप सीधे उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और जो बिजनेस के रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस हैं उसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर कवर करेंगे। तो ये पॉइंट था GST मैच विथ इनकम टैक्स। नंबर 8, होम लोन या अदर्स लोन। आप जिस पर्सन का रिटर्न फाइल कर रहे हैं अगर उस पर्सन ने बिजनेस लोन, होम लोन या कार लोन लिया हुआ है तो इसकी भी जानकारी आपको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर देनी होगी। लोन लेने के बाद आपकी बैंक से एक फिक्स डेट पर एक फिक्स इंस्टॉलमेंट डिडक्ट होता है। उस इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रिंसिपल वैल्यू और इंटरेस्ट वैल्यू ऐड होती है। प्रिंसिपल वैल्यू और इंटरेस्ट वैल्यू का इफेक्ट आपको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर देना होता है। इस पर्पज से आपको ईयर के एंड में या तो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मंगवाना होगा या फिर लोन स्टेटमेंट बनवाना होगा।
या तो लोन स्टेटमेंट या फिर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में आपको ये शो हो जाता है कि आपने इस साल में कितना इंटरेस्ट पे किया है और कितना प्रिंसिपल अमाउंट पे किया है। इंटरेस्ट की रिबेट आपको हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन 24B के अंडर अप टू 2 लाख रुपीस तक डिडक्शन मिलती है। अगर आपका घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आपके घर की नेट वैल्यू 0 होगी। अगर आपकी नेट वैल्यू 0 है तो आप जो 24B के तहत जो डिडक्शन ले रहे हैं उसका अमाउंट लेने के बाद वो वैल्यू आपकी माइनस में आएगी। मींस हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आपकी माइनस में आएगी। उस माइनस की इनकम को आप अदर जैसे सैलरी या एडजस्टेबल इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। जो आप प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हैं उस अमाउंट का डिडक्शन आपको 80C के अंडर में मिलता है। मींस अगर आप किसी पर्सन का होम लोन की अगर बात कर रहे हैं तो होम लोन के अंदर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, वो बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर नहीं होगा। अगर बिजनेस लोन लिया हुआ है तो बिजनेस लोन का जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर माइनस होगा। अगर आपने कोई प्री कंस्ट्रक्शन पर लोन लिया हुआ है, मींस अंडर कंस्ट्रक्शन पर अगर आपने लोन लिया हुआ है और उस पर आपने इंटरेस्ट पे किया है तो उसकी रिबेट आपको अभी नहीं मिलेगी। जब आपका हाउस कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद आपने प्री कंस्ट्रक्शन पर जो इंटरेस्ट पे किया है उसके 5 इजी इंस्टॉलमेंट के अंदर आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि पर्सन ने कोई लोन तो नहीं लिया है या उस पर कोई इंस्टॉलमेंट तो पे नहीं हो रही है। इसके लिए आप बैंक स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं या फिर आप उस पर्सन की बैलेंस शीट को चेक कर सकते हैं। तो बैलेंस शीट में आपको लाइबिलिटी साइड शो हो जाएगा या फिर उसके कैपिटल अकाउंट के अंदर शो होगा। अगर होम लोन हो तो कैपिटल अकाउंट्स के अंदर होगा, अगर बिजनेस लोन कार लोन हो तो बैलेंस शीट के अंदर शो होगा। तो रिटर्न फाइल करने से पहले आप ये जरूर चेक कर लें। पॉइंट नंबर 9, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स। इनकम टैक्स के 5 हेड्स को मिलाकर जो इनकम बनती है उसे ग्रॉस इनकम कहा जाता है। ग्रॉस इनकम में से शेड्यूल 6 के अंदर डिडक्शन मिलते हैं, उसको माइनस करने के बाद जो इनकम आती है उसे नेट इनकम कहा जाता है। तो नेट इनकम पर आपको टैक्स पे करना होता है। तो ग्रॉस इनकम के बाद आप शेड्यूल 6 के हिसाब से डिडक्शन लेते हैं। उस डिडक्शन के अंदर अगर आपने कोई LIC, चाइल्ड एजुकेशन फी या PF आदि में इन्वेस्ट किया है तो आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं। तो उसका डिडक्शन लेने से पहले आपको ये देखना है कि वास्तव में ऐसा इन्वेस्टमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। टैक्स को बचाने के लिए आप गलत तरह से डिडक्शन नहीं ले सकते। मीन्स आपने ऐसा इन्वेस्टमेंट किया नहीं है फिर भी आप अगर उसकी डिडक्शन ले रहे हैं और आप टैक्स को सेव कर रहे हैं। अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद इनकम टैक्स की तरफ से अगर कोई नोटिस आती है और अगर आप उसका कुछ प्रूफ नहीं दे पाते हैं तो इनकम टैक्स आप पर डबल पेनल्टी लगा सकता है। तो रिबेट लेने से पहले आप ये चेक कर लें कि उसका प्रूफ है या नहीं है। बिना प्रूफ के आप शेड्यूल 6 के अंदर कोई भी डिडक्शन नहीं ले। पॉइंट नंबर 10, सेविंग बैंक अकाउंट केस ट्रांजैक्शन। अगर आपके जितने भी सेविंग अकाउंट्स हैं उन सभी सेविंग अकाउंट्स को मिलाकर अगर आप ईयरली सिंगल या फिर मल्टीपल ट्रांजैक्शन द्वारा बैंक में 10 लाख रुपीस से ज़्यादा के केस ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करनी होती है, क्योंकि 10 लाख रुपीस से ज़्यादा केस ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं है। अगर आप ये डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं देते हैं तो बैंक ये डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देता है, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट्स में आपका पैन लिंक होता है। इसलिए नोटिस से बचने के लिए आपने अगर कैश में 10 लाख रुपीस से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन करे हैं तो आप इसकी डिटेल्स इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जरूर शो करें। पॉइंट नंबर 11, करंट अकाउंट्स केस ट्रांजैक्शन। बिजनेस के करंट अकाउंट में आप ईयरली मल्टीपल ट्रांजैक्शन द्वारा
अगर 50 लाख रुपीस से ज़्यादा के केस ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी भी डिटेल्स आपको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करनी होगी। तो आप पहले यह देख लें कि आपके केस ट्रांजैक्शन 50 लाख रुपीस से ऊपर तो नहीं जा रहे हैं। अगर जा रहे हैं तो आप इसकी डिटेल्स इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करें। अगर ये डिटेल्स आप शो नहीं करेंगे तो बैंक आपकी ये डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगा, क्योंकि आपकी बैंक में पैन कार्ड लिंक होता है। पॉइंट नंबर 12, फिक्स डिपॉजिट। अगर आपने बैंक के अंदर 10 लाख रुपीस से ज़्यादा की कोई एफडी करवाई है तो उसकी जानकारी भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर देनी होगी। अगर ये जानकारी आप नहीं देंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक से ये जानकारी मिलेगी और आप पर नोटिस आ सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि अगर आपने 10 लाख रुपीस से ज़्यादा का कोई फिक्स डिपॉजिट करवाया है तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जरूर शो करें। पॉइंट नंबर 13, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट। अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है और उस क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ईयरली कैश में 1 लाख रुपीस से ज़्यादा व डिजिटल मोड के द्वारा 10 लाख रुपीस से ज़्यादा पे किया है तो इसकी भी जानकारी आपको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करनी होती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन ट्रांजैक्शन को ट्रैक करता है या फिर क्रेडिट कार्ड कंपनी द्वारा इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है। तो अगर आप इस टाइप का कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो इसकी डिटेल भी आप इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जरूर देवें। पॉइंट नंबर 14, डिमांड ड्राफ्ट मोर देन 10 लाख रुपीज़ इन कैश। अगर आपने किसी पर्सन को डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू 10 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का पेमेंट किया है, वो डिमांड ड्राफ्ट आपने कैश पे कर बनाया है तो उसकी डिटेल्स भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी। पॉइंट नंबर 15, इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड मोर देन 10 लाख रुपीज़। अगर किसी पर्सन ने कैश या डिजिटल मोड के थ्रू ईयरली शेयर मार्केट के अंदर 10 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर 10 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का इन्वेस्ट किया है तो उसकी भी डिटेल्स आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी। इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आप ये चेक कर लें कि उन्होंने 10 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का कोई शेयर या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट तो नहीं किया है। अगर इसकी वैल्यू 10 लाख रुपीज़ से ज़्यादा हो जाती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस ऐसे ट्रांजैक्शन को ट्रैक करता है। पॉइंट नंबर 16, राइट टैक्स डिक्लेरेशन। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो हमेशा अपनी कंपनी में सही टैक्स की जानकारी का डिक्लेरेशन भरें। जो आपने डिक्लेरेशन में बताया है वो साल के अंत में अगर सही प्रमाण देकर साबित नहीं करते हैं तो फॉर्म 16 में इसकी जानकारी नहीं भरी जाएगी। हमेशा सही इन्वेस्ट की जानकारी दें, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको सैलरी में से टीडीएस नहीं कटे। आप पहले तो कुछ निवेश दिखा देते हैं लेकिन बाद में गलत और पूरे इन्वेस्ट के एविडेंस नहीं होने की वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आपकी कोई फॉरेन एसेट से इनकम हो रही है या फिर आपने फॉरेन में कोई इन्वेस्ट किया है तो उसकी भी डिटेल्स आपको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर देनी होती है। अगर आप वो रिटर्न नहीं देते हैं तो आपको भारी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। रिटर्न हमेशा किसी एक्सपर्ट की जानकारी से ही आईटीआर फाइल करवाएं, क्योंकि कुछ बातें टैक्स रिलेटेड ऐसी होती है जो नॉर्मल टैक्स पेयर को समझ नहीं आती है और गलत फॉर्म फाइल कर लेते हैं। और 17, आईटीआर वेरिफिकेशन। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद हमें एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है जिसे आईटीआर 5 कहते हैं। उस एक्नॉलेजमेंट को रिटर्न फाइल करने के 120 दिन के अंदर वेरीफाई करना होता है। अगर आपने 120 दिन के अंदर वेरीफाई नहीं किया तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न इनवैलिड माना जाएगा। इनकम टैक्स एक्नॉलेजमेंट वेरीफाई कराने के लिए आपके पास में ऑप्शंस होते हैं, जैसे आधार ओटीपी, प्री वैलिडेट अकाउंट ओटीपी या फिर पोस्ट के द्वारा हार्ड कॉपी डिपार्टमेंट को सेंड कर आप रिटर्न को वेरीफाई करवा सकते हैं। तो इनकम टैक्स के लिए सबसे लास्ट स्टेज होती है आईटीआर वेरिफिकेशन।
फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। अगर पहली बार आप इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो रेड बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंट्स, पीएफ, टीडीएस के वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। इस प्रकार का कोई भी वीडियो मिस ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी इस प्रकार के वीडियोज़ का बेनिफिट उठा सकें। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।